अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ कर बाय अरीज राव का लास्ट एपिसोड लेकर। और आपको ये नॉवल कैसी लगी बताना ज़रूर। और अगर पसंद आई है तो ऐसी और नॉवेल्स के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। मलेशिया का सूरज कुछ मुख्तलिफ दिखता था, या फिर यह पाकिस्तानियों की नज़र का कमाल था। बाहर तौर पर वो चारों कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर चुके थे। कोलालमपुर के हालात लाहौर की निस्बत साजगार नजर आते थे। कुछ देर बाद मलेशिया के सूरज ने उन्हें होटल में चेक इन करते देखा। ड्रेसिंग का क्या करना है, रशियन? ऐश मिकाइल अपने लैपटॉप पर झुकी हुई कह रही थी। वो लोग एक कमरे में इकट्ठे बैठे थे। हरगिज नहीं, जेडी ने फौरन इनकार किया था। मोमिन मुराद का इनकार भी लबों पर अटका था। कोई गाउन टाइप कुछ पहन लो, लेकिन रिवीलिंग ड्रेस कतन नहीं। लहजा सख्त हो गया। टिपिकल मर्द। ऐश मिकाइल बड़बड़ाई थी। तुम्हें मुझे मुसलमान कहना चाहिए था, उसने जताया। मैं नॉर्मल भी हिजाब नहीं पहनती जेडी। नुमाया करता ड्रेस वो खुद भी ना पहनती, लेकिन जेडी के तासुरात से हिज उठाने का मौका वो कैसे जाने देती, और जाने देती तो उसे ऐश मिकाइल कौन कहता। हालांकि तुम्हें पहनना चाहिए ऐश मिकाइल। एक जुमले में बहुत कुछ कहे वो लैपटॉप की जाने मुतवज्जा हो गया। हाँ बोलो। फोन कान से लगाए मोमिन मुराद एक तरफ हो गया, और फिर कमरे के दरो दीवार ने मोमिन मुराद की आंखों को नम होते देखा। क्या हुआ? लैपटॉप से नजर उठाते ऐश मिकाइल ने उसकी जानिब देखा था। सजाए मौत। फाइक बख्तावर की चलती दुनिया थम गई थी। अलबत्ता जेडी ने महज सर झटकने पर इक्तफा किया था। यह वाज़ेह था ताश। दिल कह रहा था, तुम्हारी इंसानियत मर चुकी होगी, मेरी जिंदा है दिल। दिन के हिसाब से हजारों बेगुनाह लोगों को अदालत सजाए मौत सुनाती है। तुम कितनों पर रोते हो? कितनों की बार तुम्हारी इंसानियत जागती है? अपनों पर बात आ जाए तो इंसानियत का कोई अमल दखल नहीं होता। तुम्हें किसी ने इंसानियत की डेफिनेशन गलत बताई है। साफ अल्फाज में उसकी गलत फहमी को दूर करता हुआ वो वापस लैपटॉप की स्क्रीन पर झुक गया था। कुछ था जो करना बहुत ज़रूरी हो गया था। कब और कैसे एनकाउंटर करेंगे और कब, यह मलेशिया की हुकूमत तय करेगी। उसकी आंखें खुश्क हो चुकी थीं, सर्द जज्बात से आ रही। गेट बैक टू वर्क। दिल झुके झुके ही बोला था। सूरज के ढलने तक उन्हें यही इंतजार करना था। खाना खा लो। जेलर आया और खाना रखकर वापस मुड़ गया। इस सेल में हाई प्रोफाइल केसेस वाले मुजरिम पनाह गुज़ीन थे। न उनको बाहर निकलने की इजाज़त थी, न आदत। मर तो जाओगे, लेकिन कुछ खाकर मरो। लंबे बिखरे बालों वाला कातिल खाना खाते हुए कह रहा था। बाकी तीनों ने बड़ी हैरत के साथ उस मुजरिम की आवाज़ सुनी थी। वो बोलता भी था, क्या वाकई? मर तो जाऊंगा तो फायदा खाने का, मेरे हिस्से का उसे मिल जाए जिसे जीना हो। सियाह आंखों वाला मर्द कह रहा था। इस सोच के साथ तुम यहाँ रहे तो रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता ये लोग साबित होंगे। मौत से पहले मरना कौन चाहता है? यहाँ भी लोग मरते हैं। मैंने सुना था मारने वाले मरते देर से हैं। यहाँ के ख्याल से तुम क्या वाकिफ? खा लो, जी जाओगे। अपने हिस्से का खाना भी उसके सामने रख चुका था। इनायत का शुक्रिया, मुझे इसकी तलब नहीं। सर झटक कर उसने प्लेट एक तरफ खिसका दी। बाकी तीनों कैदियों ने कंधे झटके उनके हिस्से के खानों से भी इंसाफ करना शुरू कर दिया था। जैन कमाल के बिल्कुल मुकाबिल बैठे बिखरे बालों वाला कैदी ने उससे कहा था, खाना खा लो वरना लोग तुम्हें नोच खाएंगे। कि तिहरीर आंखों में दर्ज किए उसे देखा। बड़े शेव और सिया बिखरे बालों वाले मर्द ने सर झटका, उसे परवाह नहीं थी। मलेशिया को जल्द अज जल्द जैन कमाल मुर्दा चाहिए, सरबराही कुर्सी पर बैठे शख्स कह रहे थे। टेबल के गिर्द पड़ी हुई कुर्सियों में से एक पर बैठी लड़की का दिल सुकड़ कर फैला था। किस आसानी से उन्होंने जैन कमाल को मुर्दा कह दिया था। उनका दिल नहीं कांपा था। सर इंतजार फजूल है, मुकदमा साबित हो चुका है। एनकाउंटर के ऑर्डर्स अदालत जारी कर चुकी है। उनके मुखालिफ लाहौर के नए तैनात हुए एसपी कह रहे थे, और लाहौर के एएसपी ने बेबसी से सर झुका लिया। कांपते हाथों को गोद में छिपाए वो बिल्ली के खौफ से कबूतर की मानिंद आंखें मीच गई थी। बेहतर, आज शाम ही ये काम आप अपनी निगरानी में सर अंजाम देंगे, वो एसपी को कह रहे थे। मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगी एएसपी साहिबा। अगर आप हकीकत से दूर होने के लिए पर्शे पर्दा छुपना चाहती हैं तो कुछ दिन की छुट्टियां ले लें। वो अपने अमन कमाल से मुखातिब थे। सर, अगर जैन कमाल बेगुनाह हुआ तो
वो सर झुकाए कह रही थी, हाथों की लर्जिश बढ़ती जा रही थी। अव्वल वो कातिल है, अगर नहीं भी है तो ये पहली बार नहीं होगा जो एक बेगुनाह कुर्बान होगा। किस कदर सफाकी से बोले थे वो। सर, वो सहमी थी, चेहरों पर लिपटी हुई सियाहियों को देखकर। घर जाएं एएसपी साहिबा, शाम को जब आए तो दिल व दिमाग को तैयार करके आइएगा, कहकर वो कुर्सी छोड़े उठ गए थे। आज शाम जैन कमाल के एनकाउंटर का ऑर्डर तैयार करवाकर साइन करवा लेना। एसपी को आखिरी हुक्म देकर वो जा चुके थे। मौत के अहकामात सुनाते वो जा चुके थे। किसी की जान निकालते वो जा चुके थे। वक्त शाम 6:32। मुकाम कोलालमपुर, मलेशिया। सुर्ख सिल्का गाउन जेप्टन की लड़की सिया लंबी गाड़ी से नजाकत के साथ उतरी थी। गाड़ी के दूसरे सिम से सिया पेंट कोट पहने मर्द भी साथ ही उतरा था। गले में दहाड़ते हुए शेर वाला लॉकेट लटक रहा था। साथ दो और लोग भी थे, एक घुंघराले बालों वाला हंसमुख लड़का और एक दुबला पतला सा संजीदा मर्द। वो चारों गार्ड्स के मुइन में दाखिली दरवाजे की जाने बढ़े थे। योर इनविटेशन कार्ड प्लीज, गेट पर खड़ी लड़की मस्जिद से अंदाज में पूछ रही थी। आई एम सिस्टर इन लॉ ऑफ जैक एंडरसन। नखवत, जोम, गुरूर, वो अमीर लड़की का किरदार निभाना बखूबी जानती थी। हेयर्स द लॉकेट, वी बिलोंग टू एंडरसन फैमिली। उसके साथ खड़े हुए मर्द ने गले में लटके लॉकेट की तरफ इशारा किया। वेट अ मिनट सर, लेट मी स्कैन द लॉकेट। वो शाइस्ता सी मुस्कुराहट के साथ कहती लॉकेट पर लेजर मार रही थी। श्योर। एशियन मर्द सादगी से मुस्कुरा दिया। सॉरी फॉर टर्बुलेंस सर, यू मे गो नाउ। स्कैनर के ग्रीन सिग्नल देते ही वो सर हिलाकर माजरत करती हुई एक तरफ हो गई। इट्स फाइन, थैंक यू। एशियन मर्द उसे मुस्कुराकर देखता हुआ अपनी बीवी के हमरा अंदर बढ़ गया। भाई भी उसके पीछे ही चले आ रहे थे। वक्त दोपहर 3:32। मकाम लाहौर, पाकिस्तान। आजा बाहर, तेरा बुलावा आया है। जेलर ने बड़ा सा लोहे का ताला खोला। कहाँ से? वो हनूस आंखें मूंदे बैठा रहा। आसमानों से। जैन कमाल ने पट से आंखें खोली थी तो गोया खेल खत्म होने को था। जबरदस्त। चलो। वो खड़ा होता हुआ हाथ से अपने कपड़े झाड़ता दरवाजे की जानिब बढ़ा था, फिर रुका। एक नजर उलझे बिखरे बालों वाले कैदी की जानिब देखा। आज़ादी मुबारक, वो बंदा आंखों से ही बोला था। मौत का जिक्र आया है। सिया आंखों वाले मर्द की नजरें उस पर ही टिकी थी। मौत से बड़ी रिहाई भी कोई होती है? वो धीमा सा मुस्कुराया था। मौत कैद होती है, मिट्टी के पुतले और उसके अमर हो जाते गुनाहों की कैद। वो हकीकत से रोशनास करवा रहा था। फिर तो तुम्हें खौफजदा होना चाहिए। अब वो कैदी की आंखें खोल चुका था। जो होना ही है उससे खौफ कैसा? कल का मरता हुआ इंसान आज मर जाए। हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद वो खौफजदा नहीं था। मौत मुबारक। अब की बार नजरें जैन कमाल पर टिकी थी। ये ज्यादा मुनासिब लग रहा है। नरमी से मुस्कुराकर वो बाहर की जानिब बढ़ने लगा। फिया मानिला। फिर रुककर एक आखिरी अलविदाई नजर उस पर डाली। मेरा सलाम कहना। उसकी आखिरी बात सुनते वो जेलर के साथ बाहर की जानिब बढ़ गया। मुख्तसर सा सफर था, जल्द मंजिल आ गई थी, जो कि मौत थी। हर राह गुजर की मंजिल मौत ही तो थी। वक्त 6:40। मकाम कोलालमपुर, मलेशिया। सो सॉरी टू हियर अबाउट योर ब्रदर इन लॉज डेथ। ये जुमला वो पिछले 8 मिनट से सुन सुनकर आजिज आ चुकी थी। अच्छा हुआ मर गया, वरना मैं मार देती। तभी हुई रशियन लड़की बड़बड़ाई थी। वो ना पाकिस्तानी थी ना मलेशियाई, जो महीनों अपने बहनों के मरने वाले पर शोक मनाती। वहां पर मौजूद मकामी लोगों ने जैक एंडरसन की मौत के फौरन बाद उसके वहां मौजूदगी पर खुद को कुछ इसी तरह तसल्ली दी थी। वक्त दोपहर 3:40। मकाम लाहौर, पाकिस्तान। ठीक चंद घंटों बाद वह सेंट्रल जेल लाहौर के बाहर की फिजा में दोबारा सांस ले रहा था। लातादाद पुलिस मोबाइल्स और एहलकारों की निगरानी में वो वापस अपनी पुरानी मंजिल की जाने बढ़ गया। कैंट थाना, लाहौर का सबसे तारीख सेल। वक्त 6:55। मकाम कोलालमपुर, मलेशिया। मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ चीज़ों की नीलामी जारी थी। कोई पुरजोश सा स्टेज पर चढ़ता हुआ अपनी नई मिल्कियत को गौर से देख रहा था, तो कोई नीलामी हार जाने के गम से मायूस सा बैठा था। स्टेज पर चलती वो आखिरी नीलामी थी। उसके बाद स्टेज पर हीरे को लाया जाना था।
जो उस नीलामी को साल की सबसे बड़ी नीलामी बना देती। क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल। नीलामी के आगाज का वक्त हुआ जाता है। वक्त दोपहर 3:55। मकाम लाहौर, पाकिस्तान। हम जो आदि हुए तेरे सितम ज़रीफ़ी के, सियाद व मसीहा का फ़र्क भुला बैठे। ज़ैन कमाल धीमे से बड़बड़ाता हुआ सेल में दाखिल हुआ था। वो कालिक दीवारें, वो जंग लगी हुई लोहे की सलाखें उसके लिए नई ना थी। कैसे हो? आपके गुजारे हुए रास्ते आंखों को अपने अपने से लगते हैं। देखें, चंद घंटे भी नहीं गुजार सका, वापस आ गया हूँ। वो सेल का दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हो रही थी। मेरी एक बात मानोगे? इल्तिजा करके जुल्म कर रही हैं, हुक्म दे। चले जाओ यहाँ से। दोबारा मत कहिएगा। भागते बुज़दिल हैं। भागने की सोच आने से पहले मैं खुदकुशी करना मुनासिब समझूंगा। फिर आए बचपन की बातें करते हैं। हमारी पहली मुलाकात याद है आपको? वो ज़मीन पर बैठ चुका था, कमर दीवार से लगी थी। तुमने मुझे आज तक नहीं बताया तुमने मुझे पहली बार कब देखा था। वो भी उसके साथ ही बैठ गई। आप 7 माह की थी, वो हंस कर कह रहा था। वाकई? वो हैरान हुई थी। आपको देखते ही मामू से आपको मेरे लिए मांग आई थी। तो मुझसे निकाह की ख्वाहिश तुम्हारी नहीं, फुप्पो की थी। निकाह से पहले आप मुझे पसंद थी क्योंकि आप माँ का इंतखाब थी। मोहब्बत नहीं थी। निकाह से पहले मोहब्बत ऐसे है जैसे कलमे से पहले कुफ्र। दूसरी बार कब देखा था? माँ की मौत से चंद घंटे पहले। 1 साल की थी आप और सारा घर घुमा करती थी। मुलाजमीन आजिज आ चुके थे आपसे। तुम्हें फुप्पो याद है? सिर्फ वही तो याद है। तुम छोटे से बच्चे थे। माँ जिंदा होती तो आज भी छोटा बच्चा होता। माँ मर गई थी तो 5 साल की उम्र में बड़ा हो गया था। उनका कत्ल किसने करवाया था? जैन बच्चे, खाना तो खाओ। 5 साल का बच्चा हाथ घुटनों के गिर्द लपेटे हुए बैठा था। लंबे बाल बिखरे हुए थे। उसकी माँ को वो बिखरे बालों में प्यार लगता था। माँ के हाथ से खाऊंगा। उसने खानों की तरफ निगाह भी न उठाई। वो नहीं आएंगी। उन्होंने सच बोला था। बच्चे की आंख से आंसू टपकते हुए रुखसार भिगो गए थे। मेरी माँ को किसने मारा? आंखें बेदर्दी से रगड़े वो पूछ रहा था। किसी ने भी नहीं, मौत बरहक है। उनका मरना लिखा जा चुका था। वो उसके दिल में नफरत नहीं डालना चाहती थी। मैं जानता हूँ उन्हें किसने मरवाया। किसने? बाबा की सेकंड वाइफ और मामू की बहन ने। बोलते आवाज से एकदम ही सर्द हो गई थी। वो कहीं से 5 साल का नहीं लगता था। ऐसा नहीं है, ये बात आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। उन्होंने प्यार से सरजनिश की। रईसा आलम ने। अब्बा ने कहा था दोहराना मत। लो, आज दोहरा दिया। क्या तुम मुझे उनकी कत्ल की तफसील दे सकते हो? हम खानविला से वापस कमाल हाउस की जाने बढ़ रहे थे। रास्ते में माँ गाड़ी से उतरी थी। उसी वक्त गोली उनके जिस्म से आर पार हो गई थी। वहां से हॉस्पिटल ले जाने तक वो सांस लेती रही थी। फिर मुझे उनका खून से तर स्ट्रेसर से निकलता हुआ हाथ दिखा था। वो शदीद गर्मियों के दिन थे, लेकिन उस दिन की ठंड वल्लाह हड्डियां जमा दे। कई घंटों बाद डॉक्टर ने चंद अल्फाज बोलकर दुनिया के उजड़ जाने की खबर सुनाई थी। उसने कहा था, आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। जैन आलम उसी दिन उस सर्द राहदारी में मर गया था। जो बचा कुचा जैन आलम था वो मैं माँ की कब्र में दफना आया था। बाबा ने मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन करीब थे। आलम फराज की बहू का कत्ल हुआ था। मैं मंजर आम पर आता तो मेरे माँ के कत्ल होने की बात भी खुलती। आलम फराज कोई मसला नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझे अब्बा के हवाले कर दिया। खुद वो वापस लाहौर लौट गए और मैं जैन आलम, जिसे अपने नाम से इश्क था, वो जैन कमाल हो गया। तुम्हारा मुझे जैन आलम पुकारना माँ की याद दिलाता था। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा हंसना, बोलना सब माँ की याद दिलाता था। मेरे बाप ने अपने बाप के कहने पर मेरी माँ को छोड़ दिया था। तलाक नहीं हुई थी उनकी, लेकिन एक बार छोड़ दिया सो छोड़ दिया। मैं 1 साल का था, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। अब्बा कहते हैं माँ ने कोई रद्द अमल नहीं दिया था। वो कहती थी कामरान आलम पर पहला हक रईसा मुनव्वर खान का है, और रईसा मुनव्वर खान को लगता था कि कामरान आलम पर आखिरी हक उनका है। हक के खेल में मेरी माँ मर गई और मैं बाप के होते हुए भी अकेला रह गया। उसने इतनी सी बात कहने में 10 मिनट लगा दिए थे। वो ठहर ठहर कर बोल रहा था। वो नहीं रोया, उसका लहजा रो दिया था। उसकी आवाज़ रोती थी। आज उनके पास फरागत ही फरागत थी। ना जल्लाद साहिबा के थाने की झंझट थे, न जैन कमाल के होटल्स के दीगर मसाइल।
आज बस वो माज की किताब पर से गर्द साफ करना चाहते थे। अब्बा के मुझसे फुप्पो के कत्ल के बारे में सुना था। मुझे लगा तुम नहीं जानते होंगे। आज से पहले तुमने कभी जिक्र भी नहीं किया था। कमबख्त दिमाग ऐसी चीजें भूलने ही कब देता है। हम मुख्तलिफ नहीं हैं जैन आलम, वो उसे दिलासा दे रही थी। मैं भी एक अनवांटेड चाइल्ड के तौर पर ही दुनिया में आई थी। यूं मत बोलो, माँ को तो तुम बहुत अजीज थी। वो शायद वाहिद थी जिन्हें मैं अजीज थी। मामू तुमसे मोहब्बत करते हैं। चंद घंटों की बच्ची को मुलाजमा के हवाले करके हफ्तों उसकी खबर ना लेना उनकी मोहब्बत थी जैन आलम। और जब 5 साल की उम्र में वो मुझे अपनी पहली बीवी के पास लेकर गए तो उनके दलाइल कमज़ोर थे। वो मेरे ही बाप के घर में मुझे रखने की इजाज़त मांग रहे थे और तुम भाग गई। वो कहते हुए उसके कारनामे पर हंस दिया। मैं इनकार का मतलब समझ गई थी जैन आलम। उनकी बीवी ने कहा था कि ये बोझ कबूल नहीं है मुझे, और मैंने बोझ बनने से ज़्यादा भाग जाने को तरजीह दी थी। मैं आज भी हैरान हूँ, तुम्हें कमाल हाउस का एड्रेस कैसे पता था? हालांकि अब्बा के पुराने घर का रास्ता काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। अब्बा के साथ मैं अक्सर उनके पुराने वाले कमाल हाउस में जाती रहती थी। इतनी बड़ी तो थी कि घर का रास्ता याद रख सकती। क्या तुम जानती हो मामू तुम्हें लेने आए थे? वो लेने नहीं, छोड़ने आए थे। वो एहसान के बदले एहसान मांगने आए थे। वो फुप्पो को पालने का मुआवजा लेने आए थे। तुम बख्तावर विला में कभी खुश ना रहती, ना वो बन पाती जो तुम हॉस्टल में रहकर बनी हो। वो उसे मुस्बत पहलू दिखा रहा था। ये भी है, उसने इनकार न किया। तुम्हें याद है मामू लोग जब तक कराची थे, फारिस खंडो तुम्हारे हॉस्टल के बाहर खड़ा रहता था। वो कुछ याद करके मुस्कुरा दिया। मुझे याद है, जब मैं बख्तावर विला में डरी सहमी से बैठी थी, उसने मुझे चॉकलेट दी थी। उसने अपनी माँ से सिफारिश की थी कि मुझे वहीं उनके घर में रहने दे। हालांकि वो महज 7 साल का था। मैं हमेशा से जानती थी मेरा हर जगह पीछा करने वाला लड़का कौन है। उसे लगता है मुझे उसका नाम भी नहीं मालूम था। कितना पागल है ना वो। खसारे हम दोनों के हिस्से में ही आए थे नेमल। मैं तो तुम्हारी आस्तीन पकड़कर शिकायत लगा दिया करती थी, रो भी लेती थी। तुम अपने अंदर जमा करते रहे। वो शिकवा कर रही थी। तुम्हारा मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना, मेरी फिक्र करना मुझे हील कर दिया करता था। याद है तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे थे और मैं एक लड़के से लड़ाया था। मैंने तुम्हें कहा भी था कि अब्बा को मत बताना, मैं संभाल लेती। वो नम आंखों समेत मुस्कुराई थी। बड़ी डांट पड़ी थी। वो दोनों साथ हंसे थे। वक्त शाम 7 बजे। मकाम कोलालमपुर, मलेशिया। ठीक 7 बजे ट्रॉली घसीटते हुए स्टेज तक लाई गई थी। एक शीशे का डब्बा और उसके अंदर पड़ा हीरा। सब अच्छा जा रहा था। कुछ देर बाद बोली लगाने वाला माइक की जाने बढ़ गया और लोगों ने अपनी नशिस्तें संभाल ली। हीरे की नीलामी के चंद ही उम्मीदवार थे, जिनमें से एक जैक एंडरसन की रशियन बीवी की रशियन बहन भी थी। सुर्ख गाउन पहने हसीन मगरूर लड़की। माले जबान में नीलामी का आगाज कर दिया गया था। बोली का आगाज 300,000 रिंगेट में किया जाता है। अनाउंसर अब अंग्रेजी जबान में बोल रहा था। तुम बोली लगाओगी, जितनी रकम मुंह में आए लगा देना। होटल के कमरे में बैठा दिल कह रहा था ओके। एश मिकाइल ने हाँ में सर हिलाया। 400,000 रिंगेट। एक उम्मीदवार ने अपना बोर्ड बुलंद किया। 700,000 रिंगेट। दूसरे उम्मीदवार का बोर्ड बिना लम्हे की ताखिर बुलंद हुआ था। सुरंग गाउन वाली लड़की खामोश बैठी थी। 900,000 रिंगेट। एक और बोली, एक और आवाज। इस आवाज पर हर तरफ सकतातारी हुआ था। 900,000 रिंगेट 1। माइक पर खड़ा आदमी पुरजोश सा बोल रहा था। 900,000 रिंगेट 2। 1600,000 रिंगेट। दिल की धड़कनें थमी थी, बुलंद आवाज गूंजी थी और हर तरफ पुरजोश लहर दौड़ी थी। 1600,000 रिंगेट 1। माइक पर खड़े मर्द की आवाज और पुरजोश हुई। 1600,000 रिंगेट 2। मजीद तेज आवाज। 1600,000 रिंगेट 3। और आखिर में तकरीबन चीखा था वो। मुबारक हो, हीरा आपका हुआ। हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। उसे स्टेज पर दावत दी गई और वो सियाह पैंट कोट वाले मर्द की हमरा स्टेज पर चढ़ गई। कुछ लोगों से हाथ मिलाए वो कागजात की जानी बढ़ी। पेन उठाया फिर रख दिया। हीरा अपने नाम लिखने से पहले तुम हीरे की तहकीक की डिमांड करोगी। ये एक नॉर्मल कॉल है, सही है? मैं एक बार हीरे की तहकीक करवाना चाहूंगी। श्योर मैम। मुस्बत जवाब मिलते ही अमीर लड़की के शौहर ने मलेशिया के माहिर जोहरी को स्टेज पर आने का इशारा किया। एक मैग्नीफाइंग ग्लास
और चंद औजार के हमरा वो ऊपर आया था। जौहरी हीरे को नकली कहेगा, इस बात पर तुम उधम मचा दोगी, लोगों में हड़बड़ी मचेगी, हुकूमत खौफजदा हो जाएगी, और ऐसी सूरत में असली हीरे की जगह नकली हीरा रखना बहुत आसान होगा। हीरा नकली है, एक आवाज और सारे में सख्ता छा गया। हुकूमती शख्सियात झटके से उठ खड़ी हुई थी, चेमागोइयां बुलंद होती चली गईं। हीरे पर से शीशे का डब्बा हट चुका था, स्टेज पर हड़बड़ी मची हुई थी और लम्हों का खेल था। ट्रॉली पर रखा हुआ हीरा बदल दिया गया। असली हीरा जेब में डाले अमीर लड़की का गरीब शोहर यूं ही परेशान सा खड़ा रहा। लेकिन जब हीरा असली होगा तो वो नकली क्यों कहेगा? क्योंकि जौहरी खुद नकली होगा। हम एक बार खुद चेक करवाना चाहेंगे। आपको यकीनन गलतफहमी हुई होगी। हुकूमती ओहदेदार स्टेज पर चढ़े थे, साथ एक और जौहरी भी था। अब की बार वो हीरे का जायजा ले रहा था। ये वाकई नकली है। चंद लम्हों में उसने भी हीरे को नकली करार दे दिया। तुम वावेला मचाती वहां से निकल जाओगी, दिल अभी भी कह रहा था। मैम, हुकूमती ओहदेदारों ने उसे माजरत खाना नजरों से देखा। शेम ऑन यू, वो शीन जबान में चिल्लाई थी। मैम, वी आर रियली सॉरी। लेकिन वो अनसुनी किए हॉल से बाहर निकल गई। उसका शौहर और शौहर के भाई साथ थे। अब पीछे आते ओहदेदारों की इल्तिजा को दरगुजर किए वो गाड़ी में बैठी वहां से निकल गई थी। स्टेज पर पड़ा नकली हीरा अपनी बेकदरी पर यूं ही रोता रहा था। कैमरास चेक करो। पुलिस ऑफिसरान अपने मोहतातों पर चीख रहे थे, लेकिन फुटेज में हीरा स्टेज तक आया। बोली लगाई गई। सुर्ख गाउन वाली लड़की स्टेज पर चढ़ी, साथ उसका शौहर भी था। फिर उसका तहकीक के लिए कहना और जौहरी का तहकीक करते हीरो को नकली कहना। स्टेज पर मचने वाली हड़बड़ी, फिर हुकूमती ओहदेदार का स्टेज पर आना, सब ठीक था, कहीं कोई मसला नहीं था। आह जहांगीर दिलावर, आह! वो सही कहता था, उसे कोई पकड़ नहीं सकता था जब तक वो खुद पकड़वाना ना चाहे। मलेशिया में हंगामी सूरत हाल का आगाज हुआ जाता था। वक्त शाम 4 बजे। मकाम लाहौर, पाकिस्तान। मैम, एसपी साहब आ चुके हैं। सेल के करीब खुदा बख्श नजर झुकाए खड़ा था। वो अपनी मैम को टूटा हुआ नहीं देख सकता था। जैन आलम, उसकी आवाज लड़खड़ा गई। नेमल, लिसन टू मी, हौसला रखो। वो उसका सर ठपक रहा था। जैन आलम, नहीं, प्लीज नहीं, मत करो। वो बदहवास सी लगती थी, आंखों में तड़पबाजी थी। नेमल, तुम मुझे कमजोर कर रही हो। जैन, मैं सब करूंगी, तुम्हें आप कहूंगी, तुम्हारी मर्जी से कपड़े पहनूंगी, तुम चले जाओ। नेमल कमाल, आंसू साफ करो। तुम्हें टूटना तो नहीं सिखाया था ना मैंने? तुमने तुम्हारे बाद जीना भी नहीं सिखाया। यही लिखा था, यही होना है। ले आओ उसे खुदा बख्श। बावर्दी एसपी सेल में दाखिल हुआ था। सर प्लीज रुक जाएं। उसकी आवाज में हल्की सी इल्तिजा आई थी। नेमल कमाल। जैन कमाल ने सर्द लहजे में उसे तंबी की थी। चले। खुदा बख्श ने उसे हाथ नहीं लगाया था, बस बाहर निकलने का इशारा किया था। कुछ देर बाद वह जैन कमाल को पुलिस मोबाइल में बैठाए खुले मैदान में ले आए थे। लाहौर के बासियों ने अजब मंजर देखा। सूरज गुरूब होने से पहले गायब हो गया था। आसमान सियाह होने लगा। हथकड़ी खोल दो। पुलिस एहलकार को हथकड़ी खोलने का हुक्म दिया। एक एहलकार खड़ा सब रिकॉर्ड कर रहा था। मलेशिया की अना को तस्कीन पहुंचनी चाहिए। जैन आलम। उनसे फासले पर खड़ी नेमल कमाल के कदम लड़खड़ा गए थे। सब हो जाता, ये ना होता। भागो जैन कमाल। उसकी पुष्ट की तरफ जाते हुए एसपी ने उसे भागने का हुक्म दिया था। चलाओ गोली। वो बिना झिझके बोला था। मैंने कहा भागो। वो चीखा था। गोली चलाओ। जैन कमाल उससे बुलंद चीखा था, लेकिन अपनी जगह से न हिला। वक्त 7:34। मकाम कोलालंपुर, मलेशिया। जो तुम्हें चाहिए वो मेरे हाथ में है। सियाह गाड़ी मलेशिया की सड़कों पर फिसलती जा रही थी। मेरे दिए पते पर पहुंच जाओ। आज मुकाबिल की आवाज़ मुख्तलिफ थी। आवाज़ बदलने का माहिर शख्स जान गया था दूसरी तरफ जैक नहीं है। जैक कहाँ है? उसके सवाल पर वो कॉल काट चुका था। जैक का तुम्हारे नाम एक पैगाम। फोन पर वॉइस नोट चमका था। हीरा दिए गए पते पर पहुंचा दो, तुम्हारा काम मुकम्मल हुआ। वो जुमले पर मुश्तमिल वॉइस नोट जैक की आवाज़ में था। वो ड्राइवर को बोले गाड़ी दिए गए पते की जानिब घुमा चुका था। खेल तो अब शुरू हुआ था। कुछ देर में वो एक ज़ेर तामीर इमारत के सामने थे। सुनसान पड़ी इमारत शायद अगले कुछ सालों में मुल्क की चंद मजबूत इमारतों में से एक होती।
गाड़ी से उतरते वो चारों अंदर के जाने पड़े थे। शक्लें संजीदा थीं, लेकिन दो नफूस थे जिनकी धड़कनें बढ़ी हुई थीं। न जाने क्यों मोमिन मुराद ने इमारत में दाखिल होने से पहले तारों भरे आसमान को देखते हुए गहरी सांस ली थी। दिल की हालत खराब से खराब तरह होती जा रही थी। वो रब हर तरह से आजमा लेता, बस जैन कमाल को कुछ ना हो। जैन कमाल से मोहब्बत उसके बस में नहीं थी। वो ना करता, वो बाखुदा ना करता, लेकिन कोई जैन कमाल के सेहर से कैसे बच सकता था। जैन कमाल ने ठीक कहा था, जिंदगी में एक मोमिन मुराद भी होना चाहिए। हम पहुंच चुके हैं, बाहर निकलो। दिल की बुलंद आवाज पूरी इमारत में गूंजी थी। लो निकल आया दिल। एक माले नकुश वाला शख्स दीवार की ओर से बाहर निकला था। अशफाक लाशारी। एशमिकाइल और मोमिन मुराद के मुंह से बैक वक्त नाम निकला था। तुम्हारा काम मुकम्मल हुआ। वो दिल से मुखातिब था कि वही सबसे आगे खड़ा था। हीरा, वो फिर बोला, क्या तुम तैयार हो? दिल आहिस्ता से बोला था। इश्मिकाइल ने चौंक कर उसे देखा। वो किसे कह रहा था? 3। वो बहुत आहिस्ता से बड़बड़ाया था। हीरा, शरावत से मेरे हवाले करो। सामने खड़ा आदमी अब की बार होशियार हुआ था। 2। होंठ गैर महसूस अंदाज में हिल रहे थे। हम कैसे मान लें तुम वही हो के जिसे जैक हीरा देना चाहता था? वो उसे बातों में लगा रहा था। मजीद एक लफ्ज और गोली तुम्हारे सर से पार होगी दिल। वो धमका रहा था। गन का रुख दिल की जानिब था। 1। उसका एक कहना था कि चारों तरफ से फायरिंग की आवाज गूंजी थी। सर। उसकी तरफ सोल कपड़ों में एक आदमी सामने फायरिंग करता हुआ बड़ा था। इनको कवर दो। इशारा हक तक खड़े हुए उन तीनों की जानिब था। यस सर। वो सर हिलाकर कहता हुआ उन्हें अपने पीछे छुपाए दीवार की जानिब बढ़ गया। एशमिकाइल की नजरें अभी तक जेडी पर टिकी थी। कौन था वो? कितने लोग हैं? वो भी दीवार की ओट में हो चुका था। साथ खड़े मुसलसल फायरिंग करते हुए आदमी से पूछा। सर ज्यादा नहीं है। इसे अंदाजा नहीं था कुछ ऐसा भी हो सकता है। वो माले जबान में कह रहा था। उस सिया पेंट कोट में मलबूस शख्स को माले जबान बोलते सुनकर वही कह ही नहीं सकता था कि वो कभी उर्दू भी बोलता रहा होगा। गुड, इन्हें सामने की तरफ मुतवज्जा रखो, मैं पीछे से आऊंगा। वो सर हिलाकर कहता इमारत से निकलने लगा था। फिर रुककर दीवार की ओट में उसे मुसलसल अपनी निगाहों के हिसार में रखे लड़की को देखा। बगैर किसी रद्द अमल के वो बाहर की जानी पड़ गया था। कहाँ चले हीरा चोर? उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक अशफाक लाशारी फरार की तलाश में था। कौन हो तुम? वो गड़बड़ाया था। वही जिसके सर से तुम गोली पार करने वाले थे। आवाज पर इसरार हो गई। सर, सब अंडर कंट्रोल है। एक और सोल कपड़ों में मलबूस शख्स उनकी जाने बढ़ा था। एशमिकाइल, मोमिन मुराद और फाइक बख्तावर भी दीवार की ओर से निकलते उनकी जाने बढ़े थे। सर, चीफ बात करना चाहते हैं। एक आदमी ने उसकी जाने वायरलेस बढ़ाया। सीनियर अंडरकवर ऑफिसर अमर बिन अब्दुल्ला स्पीकिंग। वो अपना तारुफ करवा रहा था। मिशन अकम्प्लिश्ड सर। वो पुरजोश सा कह रहा था। दूसरी तरफ से शायद मुबारकबाद दी गई थी कि वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। ओके सर। वो अब की बार दूसरी तरफ की बात संजीदगी से सुन रहा था। सलामती भेजते फोन रखा। आज तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं होना चाहिए था। तुम्हारा साथी कहाँ है? पाकिस्तान में। मुकाबिल बेखौफी से बोला था। पाकिस्तान वाला पाकिस्तान वालों के हवाले। ले चलो इसे। उसे दबोचे खड़े आदमी को इशारा किया। वो इन तीनों की जाने बढ़ा था। दरमियान में न जाने क्यों अजनबियत सी आ गई थी। हाफिज बिन सईद। वो अपने मातहत से मुखातिब था। नजरें सुर्ख गाउन वाली लड़की पर टिकी थी। मेहमानों को कोलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छोड़ आओ, इनकी फ्लाइट का वक्त निकल रहा है। वो बस एशमिकाइल को देख रहा था। कुछ था उसकी आंखों में जो आमिर बिन अब्दुल्ला को तंग कर रहा था। मुझे लगा तुम तासुर दे रहे हो कि तुम अपनी शनाख्त से खौफजदा हो, हालांकि तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ तलाश करूं। तुम मुझे मशकूक करना चाहते थे। वजह जान सकती हूँ? वो कदम कदम चलती उसके सामने आ खड़ी हुई थी। हमारे माबेन होने वाली हर बात, हर अमल किसी न किसी प्लान के तहत था। सब कुछ मैंने तय किया था। सब कुछ? क्या तुम्हें यकीन है सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक हुआ है जेडी? माजरत, सीनियर अंडरकवर ऑफिसर आमिर बिन अब्दुल्ला। और आमिर बिन अब्दुल्ला के हलक में कुछ अटका था। ऐश, वो धीमी आवाज में बोला था। मुझे उम्मीद है हम अब कभी नहीं मिलेंगे। चले मोमिन मुराद? उसकी आंखों में देख कर कहती वो बाहर की जानी बढ़ गई। साथ जाओ।
खामोशी से खड़े आदमी को इशारा किया, वो आंखें मीच गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ था, सिवाय एक काम के। उसे मोहब्बत हो गई थी। ये उसके प्लान का हिस्सा नहीं था, बाखुदा नहीं था। मलेशिया कोलालंपुर की कहानी वहीं खत्म हो गई थी, और अपने जिस किरदार को हम वहाँ छोड़कर जा रहे हैं वो हमारे कभी था ही नहीं। वो आमिर बिन अब्दुल्ला था, मलेशिया का सीनियर अंडरकवर ऑफिसर आमिर बिन अब्दुल्ला। लेकिन हम तो जहांगीर दिलावर से वाकिफ थे। ऐश मिकाइल ने जेडी को और कहानी ने दिल को खो दिया था। वक्त 4:34। मकाम लाहौर, पाकिस्तान था। बगैर साइलेंसर की लगी गन से गोली निकली थी और जैन कमाल की कमर से होती हुई बाहर निकल गई। वो घुटनों के बल गिरा था। नेमल कमाल की हिचकी भी साथ निकली थी। था। दूसरी गोली अब की बार पेट को चीर गई थी। वह मुंह के बल जमीन पर गिर चुका था, सांस उखड़ उखड़ कर आ रहा था। नेमल कमाल अंधाधुंध उसकी जाने भागी थी, लेकिन वो आखिरी हिचकी ले चुका था। आंखों से नमकीन पानी की चंद कतरे बहते हुए कनपट्टी में जज्ब हो गए थे। ये नमकीन कतरों का मुख्तसर सा सफर अक्सर गमों की लंबी दास्तान सुना जाता है। खून रेतीली मिट्टी को सुर्ख करता हुआ जा रहा था। शदीद गर्ज चमक के साथ आसमान ने मातम मनाया था। नाकाबिले तस्खीर पहाड़ मस्मार होता दिखाई दे रहा था। शायमात देने वाले ने शिकस्त खाई थी। उठी गर्दन वाले की गर्दन ढलक गई थी, और रोशन सियाह आंखों ने हमेशा के लिए सूरज से पर्दा करने का अहद बांध लिया था। और फिर कुछ देर बाद जैन कमाल को मुर्दा करार दे दिया गया था। आगाज़े दास्तान इख्तिताम हयात ठहरा। जैन कमाल मारा गया। अमरे थे वो अल्फाज जो हराम नोशी करते हुए मर्द के कानों में उतरे थे। और मलेशिया के अहवाल सुनाओ, मेरा राब्ता नहीं हो रहा। कोई पाकिस्तानी नंबर था जिससे वह बात कर रहा था। हीरा हमें मिल चुका है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। शाम में जश्न मनाएंगे अपनी मखसूस जगह पर। वह फोन टेबल पर उछाले खुशी से झूम उठा था। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आप जश्न जहन्नुम में मनाना। कुर्सी पर बंधे शख्स के मुंह के पास से फोन हटाए गोली उसकी गर्दन के आर पार कर दी गई। सर, जैसा आपने कहा था वैसा हो चुका है। वो फोन कान से लगाए हुआ खड़ा किसी से कह रहा था। शीशे के पीछे से लाहौर शहर का अब्र आलूद होता हुआ मौसम देखता शख्स मुस्कुराया था। एक आखिरी चाल और इसके बाद एक लंबी छुट्टी। उसने सर झटका। दास्तान इख्तिताम को पहुंचने वाली थी। अलविदा का वक्त हुआ जाता था। देखो जोहरा, मैंने मार दिया। मैंने उन तमाम लोगों को मार दिया जिनसे तुम्हें मोहब्बत थी। लाल सुर्ख लिपस्टिक लगाए खड़ी औरत हाथ में पकड़ी तस्वीर से मुखातिब थी। तुम्हारे पास क्या बचा रईसा? कामरान और मैं साथ हैं। अब तो जैन भी मेरे पास आ गया है। अकेली तो तुम रह गई हो। कोई उस करिया औरत को बिल्कुल कान के पास बोला था। बकवास बंद करो। वो दहाड़ी थी। तुम मुझसे नहीं बच सकती। वही औरत फिर बोली थी। रईसा कामरान आलम की याददाश्त उस आवाज को जोरा से मंसूब कर रही थी। तुम जाओ यहाँ से। हाँ, जाओ। वो इर्द गिर्द देखते हुए बोलती कोई पागल मालूम होती थी। तुम्हें याद है जब मैं पहली बार बाबा के हमरा तुम्हारे घर में दाखिल हुई थी, तुम्हारे मुंह के निवाले बाबा मेरे मुंह में डाला करते थे। तुम्हें याद है? तुम्हारी पसंद पर मुझे तरजीह दी जाती थी। क्या तुम्हें याद है? फिर बाबा ने तुम्हारे प्यारे मंगेतर को भी तुमसे छीनकर मुझे दे दिया। कल भी मैं जीती थी, आज मरकर भी मैं ही जीती हूँ। चुप कर जाओ, खुदारा चुप कर जाओ। लाल लिपस्टिक फैल चुकी थी, आंखें बह रही थी, सांस हलक में अटक रही थी। उस औरत को हकीकी मायनों में अपने गिर्द फंदा सख्त होता हुआ महसूस हुआ। अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। औरत की आवाज और बुलंद हुई। गले के गिर्द फंदा सख्त हुआ और पसीने में डूबी हुई औरत झटके से उठ बैठी। हवास भागता थे। आगे पीछे हाथ मारते जग पूरा का पूरा मुंह से लगा लिया। फिर एक हाथ से गर्दन मसली। फंदा अभी भी यूं ही महसूस होता था। वो फौरन बेड से उठ खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो खुद को कंपोज कर चुकी थी। आंखें खुश्क थी और गर्दन उठी हुई थी। हाँ, उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। जैन कहाँ है? एकदम नींद से जागते हुए उन्होंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। दादा जान। वहीं का उस पर बैठा सुल्तान आलम उनकी जानिब भागा था। सुल्तान, जैन कहाँ है? वो उसका चेहरा प्यार से छूते हुए मंथम हो गए थे। दादा जान, उसने बेबसी से पुकारा। उसे अभी इत्ला आई थी। रोने से भारी होती हुई आवाज बता रही थी। वो रोता रहा था। उसे मार दिया, पहले मेरा कामरान, फिर मेरा जैन। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। वो मुश्किल होते हुए बेड से उठे थे तो गोया गुरूर अभी भी सलामत था।
आखिरी बार अभी बाकी था, जिसके बाद गर्दन लुढ़क जाती। यहाँ बैठे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ जैन, अभी आ जाता है। आ जाएगा ना, अभी आ जाएगा। वो उन्हें बहला रहा था और वो बहल गए थे। अभी आ जाएगा जैन, वो बड़बड़ा रहे थे। सरकारी घर की हर चीज तहस नहस हुई पड़ी थी। लॉन्च में बैठी हुई गहरी सांस भरती लड़की ने बस एक सलामत फोन को उठाए, आंखों के सामने किया, फिर उसे भी झटके से फेंक दिया। वो उस वक्त तन्हा रहना चाहती थी, बिल्कुल तन्हा। उसे नॉर्मल होने में वक्त लगना था। नेमल मेरा बच्चा, तुम ठीक हो? बख्तावर खान बड़ी बेताबी से उसकी जाने बढ़े थे। मैं ठीक हूँ बाबा, मैंने न्यूज़ देखी, वो लब भीजते हुए कह रहे थे। उनको वहीं छोड़े लाहौर के किसी घर का रुख करें तो पूरा खानदान टीवी के आगे बैठा सामने जैन कमाल के एनकाउंटर की खबर पढ़ रहा था। जैन कमाल मर चुका था, किस्सा तमाम हुआ। वापसी सरकारी घर की तरफ लौटे तो नेमल कमाल खुद पर खामोशी तारी किए यूं ही बैठी थी। नेमल मेरा बच्चा, कुछ तो बोलो। वो उसका गाल थपथपा रहे थे। आपके आने की जरूरत नहीं थी बाबा, वो नॉर्मल से अंदाज में कह रही थी। बेटा, अपने बाप को माफ कर दो। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। ये मत करें बाबा, माँ बाप नाराज होते अच्छे लगते हैं, माफी मांगते नहीं। वो तड़प ही तो गई थी। मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका नेमल कमाल। मैं अपनी पहली बीवी की खातिर तुम्हें शाहिद कमाल के पास छोड़ आया था, मुझे माफ़ कर दो। वो एतराफ़ कर रहे थे। मैं जानती थी बाबा, हमेशा से जानती थी। मेरे घर से भागने और कमाल हाउस पहुंचने तक आप मेरे पीछे थे। आपने मुझे नहीं रोका। मुझे कमाल हाउस से हॉस्टल शिफ्ट करवाने वाले भी आप थे। बख्श दो अपने बाप को। बाबा, मैं आपसे कभी खफा नहीं हुई, ना तब जब मैं सारी रात अकेली बुखार में तड़पती रहती थी, और ना तब जब मुलाजमों के हाथ का बना बदमज़ा खाना खाते वक्त आप मुझे कभी बुरे नहीं लगे। बाप भला बेटियों को कभी बुरा लग सकता है? वो ना चाहते हुए भी शिकवा कर गई थी। एक मौका दे दो, अपने बाप के गले से लग जाओ। आप यूं मत करें ना, मैं मजबूर हो जाऊंगी। मैं जैन कमाल की तरह बदनसीब नहीं होना चाहती। अपने बाप के गले भी ना लग सका वो। नेमल, वो सिसक पड़े और नेमल कमाल की बस हो गई थी। वो झटके से उनके सीने से लग गई थी। बाप थे, कब तक नाराज रहती। दाखिले दरवाजे पर खड़ा फारिस इस मिलन पर नरमी से मुस्कुरा दिया, लेकिन जैन कमाल, उसका ख्याल आते ही मुस्कुराहट होठों से जुदा हुई। रात पूरी तरह से लाहौर शहर पर अपने पर फैला चुकी थी और स्याही में लिपटा हुआ वजूद हमेशा की तरह शीशे की इमारत के छत पर बैठा था। आज वो मसरूर नजर आता था। मुस्कुराहट होठों से जुदा न होती थी। सुर्ख याकूत हाथ में चमक रहा था। आज तुम्हारी ताखिर माफ। वो आसमान पर नजरें टिकाए पीछे से आहट सुनते बगैर मुड़े बोला था। आज ऐसी क्या खास बात है? पीछे से सियाह मास्क में चेहरे को छुपाए मर्द आकर ठहरा था। कौन हो तुम? वो एक झटके से उठा था। उसकी समात उस आवाज से वाकिफ थी। अरे, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं जैक। वो हंसा था। तुमसे मैंने कहा था हमारा ताल्लुक खत्म हुआ। मैं तुम्हें नहीं जानता, निकलो यहाँ से। वो उसके मुकाबिल खड़ा था। ताल्लुक बनाओ भी तुम और तोड़ो भी तुम, ये नाइंसाफी नहीं। अब छत के किनारे की जाने बढ़ गया। दीदार नहीं कराओगे? उसकी खामोशी महसूस किए वो एक बार फिर बोला था। लौट जाओ वरना मार दूंगा। पीछे मुड़कर देखा तो वो उस पर गन ताने खड़ा था। ओहो, बड़े भाई के गले नहीं लगोगे एक बार? प्यार से सरजनिश की, साथ ही चेहरे से मास्क हटाया था। आंखों का रंग तेज भूरा था। जैन कमाल? सामने खड़े मर्द को देखते हुए स्याही में लिपटे हुए मर्द के 14 तबक रोशन हुए थे। तुम शायद ये कहना चाह रहे थे। वो मुस्कुराया था। तुम मरे नहीं? वो अभी भी वर्ता हैरत में डूबा बोल रहा था। अपने भाई को जालिम दुनिया के हवाले किए मैं कैसे मर जाऊं फाते आलम? अफसोस से सर हिलाया। बकवास बंद करो। हाँ, बकवास तो अभी मैंने की ही नहीं। वो अब की बार गहरा हंसा था। कौन हो तुम? जैक, ताश, वुल्फ, जैन कमाल। कहो, या डिप्टी डायरेक्टर जैन कमाल कहो। चॉइस इज योर्स। वुल्फ, ताश, जैक, इन सब से तुम्हारा क्या ताल्लुक? तुम्हें पता है तुम कितनी बेवकूफ हो फाते आलम? तुम्हें लगा तुम बेक वक्त दो दुश्मनों के खिलाफ महाज खड़ा कर रहे हो, जैक और जैन कमाल। एक तरफ तुम मुझसे जाति दुश्मनी निकाल रहे थे, दूसरी तरफ तुम्हें हीरा भी चाहिए था, लेकिन तुम जान ही ना सके कि तुम्हारा हर प्यादा मेरी मर्जी से चल रहा था। प्यादा छोड़ो, तुम्हारी बिसात का तो बादशाह भी मेरे हुक्म का गुलाम था। नामुमकिन।
उसकी आंखें साकित थीं। वो कैसे मान लेता? दो यकसर मुख्तलिफ किरदार और उनको निभाने वाला एक ही शख्स था। वो जानता था कि जैन कमाल ताश का दोस्त है और इसी रेफरेंस से वो उस किस्से में दिलचस्पी ले रहा था। लेकिन वही जेक निकलेगा, ये वो सोच भी ना सकता था। आओ एक कहानी सुनाऊं तुम्हें, वो कहकर पुरसकून होकर सीमेंट के किनारे से पुश लगा गया। एक 21 साल का लड़का था। कुछ कर गुजरने का जुनून इतना शदीद था कि अपना घर, अपना शहर छोड़े वो लाहौर चला आया था। जिंदगी में कुछ करना था, लेकिन क्या? इसका जवाब उस लड़के के पास कभी नहीं होता था। फिर एक दिन उसे उसके कॉलेज का दोस्त मिलता है, जैद नदवी। चंद मुखलिस दोस्तों में से एक दोस्त। वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में एज अ आर्मी ऑफिसर परवरिश पा रहा था। पहले 4 साल की डिग्री लो, फिर उस डिग्री को मौसर बनाने के लिए दोबारा 2 साल की डिग्री लो। वो लड़का इतना इंतजार नहीं कर सकता था। बस हो गया था फैसला, उसे फौज में जाना था और वो चला गया, आशाइशों को छोड़कर। कठिन तरीन जिंदगी। लड़के ने सोचा छोड़ो, दफा करो, क्या जरूरत है, वापस चलते हैं। लेकिन तकदीर में उसका यही करना लिखा गया था, तो उसने वही करना था। कुछ वक्त बाद उसने अपने कंधों पर 2 तारे सजे देखे, लेकिन उसको मजा नहीं आ रहा था। एक दिन अचानक वो कैप्टन से असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। वो आईएसआई में चला गया। वहां जाकर वो पुरसकून हो गया। फिर उसके हवाले एक केस किया गया जिसमें उसे होटल चेन के मालिक का किरदार निभाना था। एक अमीर मगरूर शख्स जो बदनाम जमाना, हैकर भी हो और बदतमीज भी। तो वो लड़का असिस्टेंट डायरेक्टर जैन कमाल से खाली जैन कमाल हो गया। तुम्हारी कहानी मैं जहन्नुम में सुनूंगा। पीछे से उसकी बातों से आजिज आके शख्स ने गन उसकी कनपट्टी पर रखी थी। मुझे अपनी बात काटने वाले लोग सख्त जहर लगते हैं, अब कुछ मत बोलना। झटके से गन उसके हाथ से खींचते वो उसे घुटनों के बल अपने सामने बैठा गया था। गन अब उसके हाथों में थी। खुद वो सीमेंट के हदूद पर बैठा था। तो मैं कहाँ था? हाँ, वो जैन कमाल बन गया था। ना नाम बदला गया, ना शनाख्त, बस स्टेटस तब्दील कर दिया गया था। केस एक ऐसे गिरोह का था जो अपने ही मुल्क में बैठकर उसकी जड़ें काट रहे थे। सुबह बखैर असिस्टेंट डायरेक्टर जैन कमाल। सोल कपड़ों में बारोब सी शख्सियत डायरेक्टर की थी। सुबह बखैर सर। सामने खड़े वजूद ने सर के साथ लबों से भी सलाम का जवाब दिया। काम का वक्त आ पहुंचा है, वो कह रहे थे। मैं पुरजोश हूँ सर। मुकाबिल खड़ा सिया बालों और आंखों वाला मर्द मुस्कुराया था। ये देखो। उन्होंने लैपटॉप की स्क्रीन उसकी जानी मोड़ी। ये लाहौर यूनिवर्सिटी से पिछले माह गायब होने वाले तलबात की शर है। क्या मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है कि यहाँ कौन सा जुर्म हो रहा है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर, वो मर्द फौरन बोला था। इससे ज्यादा हम इस बारे में कुछ नहीं जानते कि इस गिरोह की अभी तक रसाई सिर्फ लाहौर शहर तक है। ये भी नहीं मालूम कि वो सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही करते हैं या कुछ और भी। ये केस रब के बाद अब आपके हवाले। मैं मायूस नहीं करूंगा सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वो उठकर बाहर की जानी बढ़ गए। उसने उस केस को 5 साल दिए। 5 साल की मुसलसल तहकीकात के मुताबिक उसने जाना कि उन लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन यहाँ कोई एक शख्स है जो उन्हें पाकिस्तान तक रसाई दे रहा है। 3 लोग, कुल मिलाकर वो 3 लोग हैं। कितने मातहत हैं ये बात की बात है, लेकिन सरबराह 3 लोग हैं। अशफाक लाशारी, मार्शल और एक तीसरा वजूद जिसके बारे में सिर्फ इतना पता है कि उसकी उंगली में एक सुर्ख याकूत चमकता था। किचन पेंट्री में मौजूद लकड़ी के तख्ते पर साथ साथ डिटेल भी लिखता जा रहा था। उसने बिसात तरतीब दी, उसने चाल चली। वो एक ऐसे किरदार बना जो उस गिरोह के मुसलसल फायदा पहुंचा रहा था। वो जेक बनकर उनसे मिला। कौन हो तुम? सुर्ख याकूत उंगली पर चमक रहा था। वो मौजूद नजरें अपने सामने बैठे मास्क में चेहरा छुपाए हुए भूरी आंखों वाले मर्द को देख रहा था। जेक, एक लफ्जी जवाब। यहाँ आ गए हो तो जिंदा वापस जाओ, ये मुश्किल है। उसके साथ बैठे वजूद ने लबकुशाई की। मैं जिंदा वापस ना गया तो तुम्हारा अपना नुकसान है। जेक नामी शख्स ने कंधे उचकाए। बोलो, क्या दे सकते हो? सुर्ख याकूत उंगली में घुमाते वो वजूद पूछ रहा था। तुम्हें हीरा चाहिए? वो पूछ नहीं रहा था, वो बता रहा था। कौन सा हीरा? वो दोनों सीधे हो बैठे। मलेशिया का कीमती असासा, मैं ला कर दूंगा। उसने अपनी जानिब इशारा किया। इसके बदले? वो दोनों पुरसकून से मुस्कुराए थे। इसके बदले तुम मेरी मलेशिया से लेकर दीगर ममालिक तक गैर कानूनी रसाई मुमकिन बनाओगे। वो टेबल पर झुके कह रहा था। मंजूर? उन दोनों ने सर हाँ में हिलाया। सब ठीक जा रहा था, लेकिन बदनाम होने का एक ही नुकसान होता है कि बंदा बदनाम हो जाता है। उसकी आमद की खबर उसके घर वालों को हो गई थी।
आए रोज के बुलावे वो जिज आ चुका था, लेकिन उससे ज्यादा मजा उसे खेल में आ रहा था। खेल इख्तिताम की जानी बढ़ रहा था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोक दी गई। न जाने क्यों, लेकिन वो तमाम सबूत जो इकट्ठे करने के लिए उसने 5 साल लगाए थे वो जाया चले गए। उसे शय दी गई, लेकिन शय के बदले शय मात देना उसे बखूबी आता था। वो हर तरफ से अंडरग्राउंड हो चुके हैं। हर वो जगह जहाँ उनकी मौजूदगी थी वहाँ अब कुछ बाकी नहीं रहा। किचन पेंट्री में उसके सामने बैठा जैद नदवी कह रहा था। वो उससे 1 साल सीनियर था। वो डिप्टी डायरेक्टर था। उन्होंने सबसे राब्ता तर्क कर दिया है, लेकिन जैक से वो आज भी राब्ते में है। हम हार रहे हैं, लेकिन हारे नहीं हैं। खेल जारी रखा जाए। असिस्टेंट डायरेक्टर जैन कमाल ने हारना नहीं सीखा था। जैक वाला ड्रामा जारी रखा गया और इस दौरान उन्हें एक क्लू मिला, एक ऐसा किनारा जो उन्हें डूबने से बचा सकता था। गर्मियों में सर्द हवा का झोंका। अशफाक लाशारी मार्शल का बड़ा भाई है। लैपटॉप पर झुके हुए लड़की सर झुकाए ही कह रही थी, तुम ये कैसे कह सकती हो? बोर्ड के सामने पुरसोच सा खड़ा हुआ मर्द हैरत से पलटा। किसी भी डाटाबेस में उनकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती कि वो हर जगह से अपना वजूद खारिज नहीं कर सकते। उन्हें लगा कि उन्होंने बज़ाहिर सारी इन्फॉर्मेशन डाटाबेस से हटा दी तो कोई मजीद तहकीकात क्यों करेगा। ये देखो, ये दोनों मलेशिया के एक छोटे से शहर में पैदा हुए हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक वो साथ रहे हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ वो दोनों भाई हैं। उस लड़की ने लैपटॉप का रुख उसकी जानिब किया। हमने आधी पहले सॉल्व कर ली है फ्लोरेंस। वो मुस्कुराया था। इस दौरान ही एक नए किरदार की आमद हुई। मलेशिया का अंडरकवर ऑफिसर आमिर बिन अब्दुल्ला। सब कैसा जा रहा है जैन कमाल? वही बार शख्स पूछ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सर। डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर प्रमोट हो जाते मर्द ने खुश इखलाकी से जवाब दिया। इससे मिलो। अंडरकवर ऑफिसर आमिर बिन अब्दुल्ला। तुम्हारी रिसेंट रिपोर्ट्स को देखते हुए हमने मलेशिया से रब्ता किया था। वो ताउन के लिए तैयार है। इशारा अपनी दाएं तरफ बैठे हुए सुरमई आंखों वाले मर्द की जानिब था। अपने जिक्र पर वो मिलने के लिए फौरन उठ खड़ा हुआ। डिप्टी डायरेक्टर जैन कमाल। जैन कमाल ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। सीनियर अंडरकवर ऑफिसर आमिर बिन अब्दुल्ला। मुकाबिल ने हल्की सी मुस्कुराहट से हाथ मिलाया था। अपने पिछले केस के सिलसिले में वो जहांगीर दिलावर रह चुका था, एक चोर। उसको नया किरदार देने के बजाय उसे वही किरदार दिया गया जिसमें वो माहिर था। इसके अलावा ताश किसी भी तफसील से वाकिफ नहीं था। वो बस जैन कमाल से वाकिफ था। एक अमीर बदतमीज शख्स। लोगों के सामने जरा मशकूक रहने का तासुर देना उसके कवर का हिस्सा था। लोगों को इतना दिखाया और बताया गया जितना बताना जरूरी था। वो तीनों वजूद जैक पर पूरी तरह से नजरें जमाए बैठे थे, लेकिन ये जैक को बहुत बाद में मालूम हुआ था। उनको पकड़ने के लिए जरूरी था कि हीरे तक पहुंचने के जराए उनसे छुपाए जाएं। पहेलियों के इस्तेमाल की वजह भी यही थी। करामन कातबीन और ताश एक ही शख्स हैं, ये बात सब जानते थे, लेकिन वो शख्स कौन है ये कोई नहीं जानता था। वो शख्स जैन कमाल था, लेकिन जैन कमाल की जगह ताश मोमिन मुराद को बना दिया गया था। फिर एक मकाम आया कि उन लोगों ने ताश बने मोमिन मुराद को जैन कमाल के साथ देख लिया। उन्हें शक हो गया। फिर जैक को एक और साजिश रचानी पड़ी। उन लोगों ने इंटरनेट कैफे में ताश को देख लिया है, ये वाज़े है। जैद नदवी झिंझला चुका था। उन्होंने पहले क्यों न सोचा था कि वो उन पर नजर रखवा सकते हैं। वो लोग ताश को दुनिया के सामने एक आम, बदतमीज और अमीर शख्स के हमरा देख चुके हैं, और ऐसे में उनका पहला शक तुम पर जाएगा। अब की बार आमिर बिन अब्दुल्ला बोला था, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। उन्होंने जैक पर नजर रखी हुई है। मैं ताश के साथ जैक से मिलने जाऊंगा। तासुर यह होगा कि मैं जैक की मदद करने में दिलचस्पी रखता हूँ, लेकिन हमारी झड़प होगी और बात वहीं खत्म हो जाएगी। मैं वहाँ खुद को वुल्फ मुतारिफ करवाऊंगा। वुल्फ तो डार्क वेब का हैकर नहीं है। हाँ, भला एक डार्क वेब के हैकर को हीरे चोरी करने में क्या दिलचस्पी होगी? उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। जैक कौन बनेगा? जैद, इतना तो तुम जैक को जान ही गए हो। जब वो अकेले होते थे तो सीनियर जूनियर की तफरीक से दूर होते थे। जैक ने मामला संभाल लिया। हीरे तक पहुंचने के लिए ज़रूरी था कि हीरे की जड़ें खंगाली जाएं, और उन जड़ों में बड़ा बड़ा जैक एंडरसन का नाम दर्ज था। और भी कई शख्सियात थीं जिनका इस्तेमाल करते मलेशिया की सबसे बड़ी नीलामी में दाखिल हुआ जा सकता था, लेकिन जैक एंडरसन सबसे बेहतरीन ऑप्शन था। मलेशिया का आर्टिस्ट। वो सेंट नहीं था। जो पेंटिंग वो पाकिस्तान को बेचने वाला था वो नकली थी, हम ये नहीं जानते थे। और असली नकली की पहचान के लिए लॉकेट का पेंटिंग के साथ होना ज़रूरी था। उसने असली लॉकेट नकली पेंटिंग के साथ लगा दिया। उसके लिए ये बड़ी बात ना थी। उसे अंदाज़ा भी ना था कि उस लॉकेट के जरिए कोई हीरा भी चोरी हो सकता है। मार्शल मलेशिया में ही मौजूद था।
जैक ने उससे रब्ता किया, उसे कहा कि लॉकेट लेकर आओ, और लॉकेट न मिलने पर उस बेवकूफ़ ने जैक एंडरसन का मलेशिया में ही कत्ल कर दिया और पेंटिंग हथिया ली। नकली पेंटिंग और लॉकेट पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुके थे। मजबूरन मार्शल को जैक एंडरसन बनाना पड़ा। सब ठीक जा रहा था कि एक दिन जैक को एक तस्वीर में वो सुर्ख याकूत नजर आ गया। आलम इंडस्ट्रीज की ऑनर वॉल पर लगी हुई तस्वीर में से एक तस्वीर में मौजूद फर्द के हाथ में चमकता हुआ याकूत वो आलम्स का छोटा शहजादा था। जरूरी तो नहीं कि सिर्फ वही वजूद सुर्ख याकूत पहने। जैक ने खुद को तसल्ली दी, लेकिन उस छत ने तमाम राज अफशा कर दिए थे। ये उस वजूद का मुस्तकिल ठिकाना था और इस इमारत में दाखिला हर किसी को नहीं मिल जाया करता था। वो नकाबपोश को पहचान गया था। फिर उस वजूद ने एक और गलती की। वो काम के दौरान जाति दुश्मनी को घसीट लाया। उसने खुद ही अपने साथी का कत्ल करके इल्जाम अपने भाई जैन कमाल पर लगा दिया। वो जानता था जैक के लोग लॉकेट चोरी करेंगे, जिसके लिए जैक पहले से ही प्लानिंग कर चुका था। रेशम हबीब ने अभी फेस सर्जरी करवाई है। ठीक है, फ्लोरेंस रेशम हबीब बनकर मंजर आम पर आएगी। एएसपी साहिबा को जबानी कलामी बात पर यकीन नहीं आएगा। जैद नदवी मुसलसल मुंह चला रहा था। वो शायद कुछ चबा रहा था। इसका भी हल है। अगर हबीब की आनी खुद फ्लोरेंस के रेशम हबीब होने की तहकीक कर दे तो। आमिर बिन अब्दुल्ला कम लेकिन बाअसर बोलता था। हो जाएगा। जैक के पास हर मसलों के हल हुआ करते थे। उस वजूद ने लॉकेट की चोरी होने का इंतजार किया और फिर उसने सारी फुटेज बदल दी, और ऐसा उसने किया रईस के जरिए। हाँ, रईस उसका यूनिफेलो। उन्होंने एक ग्लिच फुटेज ऐड की जिसमें जैन कमाल वाज़े राहदारी से निकलता हुआ दिखाई देता था। सब परफेक्ट था। ऊपर बेहोश हो चुके लोगों के हवास में आते ही उनके मुंह पैसों से भर दिए गए। कत्ल का इल्जाम जैन कमाल पर लगा दिया गया। तुम्हें जेल जाने का इतना शौक क्यों है? जैद नदवी ने सर झटका। डायरेक्टर की कॉल आई थी, जैन कमाल कह रहा था। सेंट्रल जेल में हमारे एक सीनियर किसी और केस के सिलसिले में एक हाई प्रोफाइल मुकदमे की बिना पर बंद है। डायरेक्टर चाहते हैं मैं उनसे मिलूं और वो मालूमात हुकूमत तक पहुंचाऊं जो वो अब तक इकट्ठी कर चुके हैं। ठीक है, फिर तुम पर मुकदमा साबित हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें दरवाजे का कोड पहले ही बता दूंगा। कुरान की झूठी कसम नहीं खा सकता मैं। जैद नदवी ने पहले ही आगाह किया। बता दो। रेस्टोरेंट में बताऊंगा, एग्जीबिशन से 2 दिन पहले। वो कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहता था। मुकदमा साबित हुआ और जैन कमाल को सेंट्रल जेल भेज दिया गया, उसी सेल में जहां पर वो कैदी मौजूद था। मर तो जाओगे, लेकिन कुछ खाकर मरो, कैदी ने कहा। हालात साजगार नहीं है। वो दर हकीकत कोड वर्ड में बात कर रहे थे। कैदी को एक दिन पहले ही राजदारी से उनसे मिलने आने वाले डिप्टी डायरेक्टर की तस्वीर दिखा दी गई थी। मर तो जाऊंगा तो फायदा खाने का, मेरे हिस्से का उसे मिल जाए जिसे जीना है। सिया आंखों वाला मर्द कह रहा था। कोई ऐसा जिसे यरगमाल बनाकर रखा गया हो। इस सोच के साथ तुम यहाँ रहे तो रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता ये लोग साबित होंगे। मौत से पहले मरना कौन चाहता है? हाँ, लोगों को यरगमाल बनाया गया था जिनके जान को खतरा है। यहाँ भी लोग मरते हैं। मैंने सुना था कि मारने वाले मरते देर से हैं। कितने लोग मर चुके हैं? यहाँ के खेल से तुम क्या वाकिफ? खा लो, जी जाओगे। अपने हिस्से का खाना भी उसके सामने रख चुका था। उनकी बात मानने वाले जिंदा बच जाते हैं, वरना मार दिए जाते हैं। ताश और दिल से जैक बनकर मिलने वाला जैद नदवी था। वो सब ड्रामा भी इसलिए था क्योंकि कमरे में कैमरास नस्ब थे। बाकी एनकाउंटर का ड्रामा करना फजूल था, लेकिन जो मज़ा दुश्मन को हंसा कर मारने में है वो किसी और तरीके में कहा। कहानी खत्म हो चुकी थी और कहानी के साथ ही आलम इंडस्ट्रीज के हदूद में सायरन की आवाज़ें गूंजी थी। ये ले सर आपका मुजरिम। उसने सफ़ेद कलमों वाले शख्स के कदमों में फातेह आलम को धक्का दिया था। सफ़ेद कलमों वाले कमिश्नर, रोबदार शख्सियत वाले डायरेक्टर, ये भी महज दुश्मन को गुमराह करने को एक चाल थी। तुमने मुझे मायूस नहीं किया डिप्टी डायरेक्टर, वो उसकी तरफ झुके हुए धीमी आवाज़ में कह रहे थे। बहुत शुक्रिया डायरेक्टर, वो बिशारत से मुस्कुरा दिया। तुम्हारे 5 साल की मेहनत के सिले में तुम्हारी 5 दिन की छुट्टी मेरी तरफ से, तोहफा कबूल करो। मैंने आपको कहा था एएसपी साहिबा को बता देते हैं, बच गया तो ज़रूर मिलूंगा। एक नज़र अपनी बीवी की संजीदा शक्ल की जानिब देखा जो फातेह आलम को हथकड़ियाँ लगा रही थी। मुझे लगता नहीं है, लेकिन अल्लाह करे बच जाऊं, वो कहका लगाकर हंसे थे। अब तो बता दें आपने मेरी बीवी से कौन सा फेवर मांगा था? वो तुम्हारे होटल पर रेड मारने वाली थी, वो राजदारी से कह रहे थे। जी? उसके 14 तबक रोशन हुए थे। हाँ जी, मैंने ये कहकर रोका था
कि ज़ैन कमाल आलम फराज का बिगड़ा हुआ पोता है, बिला वजह ही मुसीबत गले पड़ेगी। होटल पर रेड क्यों? क्योंकि पूरा जमाना तुम्हारे हैकर होने से वाकिफ था, कहीं तो तुम्हारे खिलाफ कुछ मिलना था। कैसी बीवी मिली है मुझे, तुम यही डिजर्व करते थे। उन्होंने नाक से मक्खी उड़ाई। डायरेक्टर एहतजाज। सर, पीछे से नेमल कमाल की आवाज़ पर वो संजीदा हुए थे। जी मिसिस कमाल, क्या आप बता सकते हैं रईस कहाँ है? ये आप डिप्टी डायरेक्टर से पूछें, मुझे इजाज़त दें। इशारा उसकी तरफ किया, वो छत से अंदर की जानिब बढ़ गए। मर गया है, उसकी पिछली बात का जवाब दिया। सही, उसने सर्द मेहरी से सर हिलाया। यार नेमल, तुम जानती हो मुझे इजाज़त नहीं थी। तुमने मुझे कितना रुलाया है ज़ैन कमाल, मेरी जान निकाल दी थी तुमने, और फिर पट से आंखें खोलकर कहते हो ये सब ड्रामा था। उसे वो मंजर याद आया था जब वो बदहवासी नेमल कमाल बकुल उसके ज़ैन कमाल की लाश के हमराह एम्बुलेंस में बैठी थी, और उसने मुर्दा को जिंदा होते हुए पहली बार देखा था। किस इत्मीनान से कह रहा था कि ये सब प्लान का हिस्सा था। बदतमीज आदमी। मैं नहीं रुलाना चाहता था बाखुदा, लेकिन डायरेक्टर ने मना कर दिया था। तो तुम हैकर नहीं हो? वो बात बदल गई थी। अलिफ बे भी नहीं आती मुझे हैकिंग की, उसने नाक चढ़ाई। फिर कवर में ये वाला फैक्टर ऐड क्यों किया था? मुझे लोगों को अपनी जानिब से मशकूक रखना था। तो तुम होटल चेन के मालिक भी नहीं होंगे। अब की बार वो हंसी थी। यार ये ना करें, केस खत्म होने का सबसे बड़ा नुकसान। आह, उसको नया सदमा लाक हुआ था, तो वो मजीद अमीर नहीं रहा था। अब्बा जानते थे जब मैंने माँ पर गोली चलाने वाले का कत्ल किया था, तब उनको आगाह करना पड़ा, तो वो इस सब से वाकिफ थे। अब वो हाथ सीने पर बांधे पूछ रही थी। 5 दिन की छुट्टी? वो चहका था। और इन 5 दिनों में मुझे तुम नजर भी मत आना ज़ैन आलम, ये जुल्म है, और अब मैं वैसे भी आपसे सीनियर हूँ, इज्जत से बात किया करें मेरे साथ। मोमिन मुराद से मिले तुम? नहीं। वेलकम टू द हेल ज़ैन आलम। वो बहुत नाराज होगा मुझसे। अभी कहाँ का प्लान है? सोफिया महल जाऊंगा बाबा से मिलने। मैं साथ चलूं? जरूर। कुछ देर बाद वो दोनों साथ आलम इंडस्ट्रीज से निकले थे। सामने ही मीडिया का हुजूम था। ज़ैन कमाल ने बेबसी से आंखें मीची थी, जानता था डायरेक्टर की हरकत थी। सर, आप पर लगा इल्जाम साफ हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं सर, आपके भाई की आपसे क्या दुश्मनी थी? उन्होंने आपके साथ ये क्यों किया? नो मोर कमेंट्स। नेमल कमाल उनको टोकती हुई उनके बीच से होती हुई गाड़ी की जानी बढ़ गई। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि होटल चेन के मालिक ज़ैन कमाल कत्ल आमद के इल्ज़ाम से बरी इल्ज़ाम हो चुके हैं। कत्ल उनके भाई ने किया था और इल्ज़ाम ज़ैन कमाल पर लगाया था। हुकूमत ने ऑन एयर ज़ैन कमाल से माफ़ी मांगी है, जिस पर ज़ैन कमाल ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उनको माफ़ कर दिया है। एनकाउंटर वाली खबर सिर्फ दुश्मन को गुमराह करने के लिए थी। रिपोर्टर जोर शोर से बोल रही थी। बाहर तौर पर मसला सुलझ चुका था। हम कहाँ जा रहे हैं नेमल? वो हैरान सा पूछ रहा था। वो गाड़ी सोफिया महल की जानिब मोड़ना चाहता था, लेकिन नेमल उसे कहीं और ले जा रही थी। तुम्हें मैं जहाँ ले जा रही हूँ वहाँ चलो, वो रौब से बोली थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? कुछ देर बाद गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर आकर रुकी। उतरो। वो सीट बेल्ट उतारती हुई उतरी थी। नेमल कमाल, तुम मुझे खौफजदा कर रही हो। वो भी साथ ही उतरा था। अंकल की डेथ हो गई है, वो जी कड़ा कर बोल गई थी। किस किस्म का मजाक है नेमल कमाल? वो गुर्राया था। उसका हाथ खींचते नेमल कमाल ने उसका कामरान आलम की कब्र के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। ज़ैन आलम, कब हुआ है ये? आंखों में आग उतरी थी। 2 दिन हो गए हैं, उसने कहा, और वो झटके से मुड़ा। कहाँ जा रहे हो? माँ बाप के कातिल का गला घोटने, वो कहकर कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। रईसा आलम, वो चीखता हुआ सोफिया महल में दाखिल हुआ था। टीवी पर चलती हुई खबर पर रईसा आलम और सुल्तान आलम साकित से बैठे थे। उनका फातेह उनका शौक से ज्यादा ये क्या बन गया था? तुम यहाँ क्यों आए हो? निकलो इधर से। ज़ैन कमाल को सामने देखकर उनका फिशारा खून बढ़ा था। मेरी माँ को मारते सुकून नहीं मिला था, जो मेरे बाप को भी मार दिया। ज़ैन कमाल की आवाज़ गुस्से से फट पड़ी थी। बुलंद आवाज़ पर आलम फराज कमरे से निकले थे। काश तुम्हारे माँ बाप को मारने के बजाय तुम्हें मार देती। फातेह आलम का पकड़ा जाना उनको पागल कर चुका था। मॉम? सुल्तान आलम थमा था। उसके बाप को उसी की माँ ने मार दिया था। वो मर क्यों ना गया ये सोचने से पहले। रईसा आलम। आलम फराज की आवाज़ गुस्से की शिद्दत से कांपी थी। उन्हें वहां पहुंचाया जहां होना चाहिए था, अब तुम्हारी बारी है। वो फ्रूट बास्केट से नाइफ उठाए उसकी जानी बढ़ी थी। हवास में हैं आप?
इससे पहले वो जैन कमाल के दिल के मकाम पर छुरी घोंपती, नेमल कमाल उनका हाथ थाम चुकी थी। बल्कि उसे मारने का क्या फायदा, तुम्हें मार दूंगी तो वो खुद ब खुद मर जाएगा। वो शैतानी अंदाज में मुस्कुराई थी। गैर मुतवक्का हमला। जैन कमाल ने उसे खींच लिया था, लेकिन बीच में सुल्तान आलम आ गया था। दिल के मकाम पर लगता चाकू उसके शर्ट को सुर्ख कर गया था। आलम फराज का दिल पर हाथ पड़ा था। मॉम, वो जमी बोस हुआ था। सुल्तान! आलम फराज दीवाना वार उसकी जाने बढ़े थे, लेकिन दिल ने इजाजत न दी थी। सुल्तान आलम! जैन कमाल ने उसके गिरते हुए वजूद को संभाला था। काश आप थम जाती मॉम। काश आप हसद ना करती। आपका हसद हमारे पूरा घर को निकल गया मॉम। लेकिन आप मुझे अजीज हैं, क्योंकि आप मेरी माँ हैं। वो आखिरी बार मुस्कुराया था, आवाज़ साथ छोड़ रही थी। सुल्तान, हौसला करो। जैन कमाल उसे उठाने वाला था कि सुल्तान आलम ने रोक दिया। तुम दोनों के साथ बड़ी ज्यादती की थी मैंने। आज इस गलती का मुआवजा अदा कर दिया। नैन, तुम्हारे हवाले। और एक आखिरी बार मुस्कुराती नजर खुद पर झुकी हुई नेमल कमाल पर डालें। कलमा शहादत पढ़ते आंखें मूंद गया। दिल का राज दिल में ही दफन हो गया। वार गहरा था कि वो जान से गया था। सुल्तान! सुल्तान! वो औरत अब होश में आई थी। वो दीवाना वार सुल्तान का सीना पीट रही थी। हाथ खून से भर चुके थे, लेकिन वो बैन करती रही। सब मेरी वजह से हुआ है। फातिह मेरी वजह से पकड़ा गया। तुम मेरी वजह से मर गए। मुझे भी मर जाना चाहिए, है ना? वो हंसते हुए रो पड़ी थी। नेमल कमाल के संभलने से पहले वो चाकू अपने गर्दन पर चला चुकी थी। आंखें खुली की खुली साकित रह गई थी। बेक वक्त सोफिया महल से दो रूहें परवास कर गई थी। वो आखिरी मंजर था जो आलम फराज ने देखा था। उसके बाद उनकी भी आंखें बंद होती चली गईं। एक माह बाद वक्त बिना थमे गुजरता चला गया। सबसे ज्यादा खसारा नैन आलम का हुआ था। बद इखलाक लड़की मुस्कुराना भूल चुकी थी। आलम फराज को दिल का दौरा पड़ा था और फालिस बेक वक्त पड़ा था। वो मुकम्मल तौर पर बिस्तर से लग चुके थे। कुछ खा लें, उन्हें प्यार से पुचकारता उनके टेढ़े हो चुके मुंह में वो चम्मच से सूप डाल रहा था, लेकिन सूप हर बार बह जाता। माफ क... वो बच्चों के से अंदाज में खाने से मुंह फेर चुके थे। माफी मांगना उनका रोज का मामूल था। दादा जान भूल जाए सब, मैं भी भुला चुका हूँ। वो उनके कपड़ों पर गिर जाता सूप साफ कर रहा था। बच ब, ब, वो कुछ कहना चाहते थे। मामू, माफ। मामू आपसे कल शाम मिलने आए थे दादा जान। उन्होंने सब भुला दिया। आपने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया। आपका उनसे नफरत की वजह नानू का रईसा आलम की जगह कामरान आलम की शादी जोहरा से करवा देना थी। मैं जानता हूँ। वो जान गया था वो क्या कहना चाह रहे थे। चले अब खाना खाएं, शाबाश। प्यार से उनके बाल संवारते हुए वो वापस उनको खिलाने में मसरूफ हो चुका था। जैन कमाल से नफरत की वजह। बड़े शेव वाले मर्द के सामने कुर्सी पर नेमल कमाल बैठी थी। उसके ऐन पीछे कोई और वजूद भी खड़ा था। मुझे अपनी माँ से नफरत थी, इंतहा नफरत, क्योंकि उन्होंने हमें पालने की बजाय अपना वक्त अपने इंतकाम को दिया था। मुझे उनके इंतकाम से भी नफरत थी। उसी नफरत में मैं जैन कमाल को तबाह कर देना चाहता था। उसकी नफरत की इंतहा ही थी कि माँ की मौत पर एक आंसू न बहाया था। रईसा आलम से तुम्हारा क्या ताल्लुक था? वो दूसरा ताल्लुक पूछ रही थी। वो नहीं जानती थी कि जिनसे वो जैन कमाल को बर्बाद करने के लिए राब्ता करती हैं, वो उनका अपना बेटा था। मैं उनसे आवाज़ और हुलिया बदल कर मिलता था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे घिनौने काम की तरफ किसने माइल किया? वो हर ज़रूरी सवाल कर रही थी। मार्शल से मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। वो वहाँ उसी मकसद के लिए था। उसने मुझे कायल किया और मैं हो गया। पैसों की कमी कभी भी ना रही थी, लेकिन मुझे ताकतवर होना था, बहुत ज़्यादा ताकतवर। बीच में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम रोक क्यों दिया गया? हमारे बंदे गायब होने लगे थे। हम जान गए थे कि हमारे बीच फोर्सेस लगी हैं, इसलिए हम अंडरग्राउंड हो गए थे। हमें लगा था वो हमें सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से जानती है। चोरी वाले मामलात से हम इसलिए अंडरग्राउंड नहीं हुए थे। हीरा क्यों चाहिए था? आखिरी सवाल। उस पर कारोबार हो सकता था। वो सर झटकते कह रहा था। ले जाओ इसे। एहलकार को उसे ले जाने का इशारा किए वो कुर्सी से पुश लगा गई थी। चले? जैन कमाल रोशनी में आया था। हाँ चलो। लाहौर एयरपोर्ट से एक वजूद बाहर निकला था।
सुरमई आंखों और सांवली रंगत वाला मर्द। यकायक कोई उससे आकर टकराया था। अल्लाह तुम्हें चोरी करना सिखाए, वो जींस शर्ट और पोनीटेल बनाए हुए लड़की से कह रहा था। अल्लाह तुम्हें सच बोलना सिखाए, उसने भी नाक चढ़ाई थी। 7 समंदर पार से आए मेहमान का ऐसे इस्तकबाल करते हैं लड़की। वो अब उसे आंख दिखा रहा था। तुम जैसे 7 समंदर पार से आने वाले मेहमानों का प्लेन समंदर पर ही क्रैश हो जाना चाहिए, नकली चोर। सर झटक कर कहती हुई वो आगे की जानी बढ़ गई। वॉलेट देती जाओ जो मेरी जेब से निकाला है, पैसे नहीं है मेरे पास। वो उसे छेड़ रहा था। मेरे वॉलेट में छुट्टे पड़े हैं जो तुमने अभी निकाला था, कहकर वो आगे बढ़ गई। हैं, बस छुट्टे? अल्लाह अल्लाह, नुकसान हो गया। वो बड़बड़ाता हुआ केक की तलाश में नजरें घुमाने लगा। बख्तावर विला में इस वक्त कह के गूंज रहे थे। जैन कमाल और नेमल कमाल का अधूरा रह जाने वाला लंच आज था। यार बाबा बस कर जाए अब, सफेद बाल वापस सिया हो गए हैं, फारिस भाई की शादी करवा दें अब। घुंघराले बालों वाला शौक लड़का कह रहा था। मैं और मेरे बाल तुम्हें नजर नहीं आते? जैन कमाल ने अपनी बढ़ती उम्र की जानिब इशारा किया था। नहीं, मेरी बहन की अभी शादी की उम्र नहीं हुई। हाँ, कहीं आप दूसरी शादी की बात तो नहीं कर रहे? वैसे आपकी होटल की सेक्रेटरी वाला मामला हल नहीं हुआ अब तक, क्या सीन है? मामा तो एक कत्ल का भी हल नहीं हुआ अब तक, जैन कमाल बड़े पुरइसरार अंदाज में कह रहा था। किस कत्ल का? उसे बिला वजह ही तजस्सुस हुआ। बहनोई ने अपने साले का कत्ल कर दिया। तुम्हें क्या लगता है क्या वजह रही होगी? बहनोई आप जैसा होगा, खरांट। उसने नाक चढ़ाई थी और नेमल कमाल मुंह नीचे झुकाकर हंसती थी। हंस लें आप भी, मेरा भी वक्त आ ही जाएगा। उसने मुंह फुलाया। शाहिद कमाल और बख्तावर खान धीमे से हंस पड़े थे। तभी मैं कहूँ आजकल घड़ी की सुइयों को क्या हुआ है, बड़ी आहिस्ता चल रही हैं। खाना लग गया है, आ जाएं। घुंघराले बालों वाली औरत किचन में नमूदार हुई थी। उनका रवैया आज भी वैसा ही था, सर्द सा। औरत वाकई मर्द की बेवफाई माफ नहीं करती। मोमिन मुराद क्यों नहीं आया? नेमल कमाल को उसकी फिक्र हुई थी। सलाम। दुबला पतला सा शख्स अंदर दाखिल हो रहा था। थोड़ा और आराम से आ जाते, जैन कमाल, और तंज ना करे। ओके। वो वापस मुड़ गया। कहाँ जा रहे हो? आराम करने। उसने कंधे उचकाए थे। मोमिन मुराद, मुझसे फ्री होने की जरूरत नहीं है, मैं नाराज हूँ तुमसे। यहाँ तो मैं बस जल्लाद साहिबा की वजह से आया हूँ। साथ ही जल्लाद साहिबा को मक्खन भी लगाया गया, जो हुरब के साथ मसरूफ हो चुकी थी। ताखिर के लिए माजरत। दाखिली दरवाजे से नैन आलम दाखिल हुई और मोमिन मुराद की नजरों को मंजिल मिल गई थी। जैन कमाल की आंखों से कुछ भी मख्फी न रहा था। वो धीमा सा मुस्कुरा दिया था। सेंट्रल जेल लाहौर की इसी सेल में वहीं बिखरे हुए बालों वाला कैदी एक कोने में बैठा था। किसी के लिए दास्तान खत्म हो चुकी थी और किसी के लिए तो अभी आगाज़ दास्तान था। कोई कर की तकलीफ बर्दाश्त करते करते मर गया था, कोई अभी भी उस तकलीफ के ज़ेरे असर था। क्या सोच रहे हो? सोफिया महल की तीसरी मंजिल के बालकनी पर वो खड़ा आसमान में कुछ तलाश कर रहा था। नेमल कमाल पीछे ही दाखिल हुई थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कहानी के इख्तिताम पर सब दुरुस्त हो जाए, सब अच्छा? वो ठहर ठहर कर बोल रहा था। क्या हुआ है? वो एकदम ही मुतफक्किर हुई थी। कर की तकलीफ बाखुदा बड़ा शदीद दर्द है जो सर से होता हुआ दिल को जकड़ लेता है। उसने गर्दन झुका ली। कर तो सबके होते हैं ना, तुम्हारा कर क्या है? अपने बाप के गले ना लगना, उनसे माफ़ी ना मांगना। कर हमेशा साथ रहते हैं जैन कमाल, गुनाहों की मानिंद। दुआ करो कब्र में साथ ना उतरे। आमीन। वैसे आप मेरे लिए मर सकते हैं? गैर मुतवक्का सवाल। जैन कमाल जानता था सवाल के गलत जवाब पर वो रूठ भी सकती है। मलका के शौक सलामत, जान तो आनी जानी है। वो दोनों ही हंसे थे। जी तो यहाँ होता है ये नॉवल कंप्लीट। और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। और अगर ये नॉवल आपको पसंद आई है तो खला, हासिल जिस्त, मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट और बटर कप, ये नॉवल मेरे अकाउंट पर आपको कंप्लीट है जो मिल जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी। और कुछ ऑनगोइंग नॉवल भी हैं, सकूत, तख्त नहस, जिल और माहिदा रक्षा। तो ये भी आपको उम्मीद है कि पसंद आए। और बाकी न्यू अच्छी नॉवेल्स के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। अब मिलते हैं इंशाल्लाह किसी न्यू नॉवल में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।